हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा पढ़ा होगा। अब हम यहाँ पर उन सब फंक्शंस के इन्वर्स पढ़ेंगे कि अगर उन सब फंक्शंस के हम इन्वर्स कर दें तो हम कैसे उन्हें इवेल्युएट करेंगे, क्या उनकी डोमेन होगी, क्या रेंज होगी और कैसे वो क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। बहुत ही ईजी टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। जैसे इन्वर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के लिए अभी हम भूल जाते हैं। इन्वर्स फंक्शन हमने फंक्शन में पढ़ा था कि उन्हीं फंक्शंस का इन्वर्स पॉसिबल होता है जो बाइजेक्टिव होते हैं। ठीक, मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक एफ फंक्शन है, ए से बी पर डिफाइन है और हम ये मान के चल रहे हैं कि एफ का इन्वर्स जी है, तो जी कहां से डिफाइन हो जाएगा, बी टू ए। स्वैपिंग हो जाती है, यानी डोमेन और कोडोमेन में स्वैपिंग हो जाती है इन्वर्स फंक्शन में। अब अगर हमने ये मान लिया कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, वाई। अगर जी उसका इन्वर्स है तो जी वाई कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इन्वर्स का मतलब क्या होता था कि वही वैल्यू हमें वापस मिल जाना, यानी फंक्शन एफ में अगर हमने एक्स पुट करा तो हमें कितना मिल गया, वाई। अब जी उसका इन्वर्स है तो उल्टा है, तो जी में अगर हम वाई पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें कि अगर f का इन्वर्स g की जगह हम लिख दें f इन्वर्स, f के इन्वर्स को g की जगह हम किससे डिनोट कर सकते हैं, f इन्वर्स से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो f इन्वर्स y कितना हो गया, x हो गया। अब f इन्वर्स y अगर x हो गया तो y की जगह हम इस इक्वेशन से क्या पुट कर सकते हैं, fx। तो f इन्वर्स fx कितना हो गया, x। यानी हम इसे लिख सकते हैं कि f इन्वर्स of ऑफ x इक्वल्स टू x। अगर हम किसी फंक्शन का उसके इन्वर्स के साथ कंपोजिशन कर देते हैं तो जो वैल्यू हम पुट करते हैं हमें वही वापस मिल जाती है। ये सारी चीजें हमने इन्वर्स फंक्शन के अंदर पढ़ ली थी, लेकिन यहां पे कंडीशन सिर्फ एक ही थी कि जो f है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि ये 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। यानी अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो बाइजेक्टिव हो जाता था। बाइजेक्टिव हो जाता था तो उसका इन्वर्स पॉसिबल हो जाता था। मैंने आपको यह भी बताया था कि फंक्शन का इन्वर्स बाइजेक्टिव ना होने पर क्यों पॉसिबल नहीं होता है। तो ये हमने पूरा डिटेल में जो डिस्कस करा था वो फंक्शन चैप्टर में करा था। आप चाहें तो वहां पे जाकर एक बार देख सकते हैं, उस लेक्चर को आप रिवाइज कर सकते हैं। वहां पे हमने बड़ी डिटेल में इसे पढ़ा था, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहां पर इतना जानना आपके लिए बहुत काफी है कि अगर हम फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका 1 1 और ऑन टू होना बहुत जरूरी है बाइजेक्टिव के लिए, और फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल हो जाएगा, यानी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। हमने यहां पर एफ एक्स इक्वल्स टू वाई माना था, तो जी वाई अगर उसका इन्वर्स हम लेके चल रहे हैं तो जी वाई एक्स हो जाएगा। जी को हम एफ इन्वर्स भी लिख सकते हैं, तो एफ इन्वर्स एफ एक्स एक्स आ गया, एफ ओ एफ इन्वर्स एक्स कितना आ गया, एक्स। ये तो एक नॉर्मल फंक्शन की बात हो गई। अब यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। अब फोर्थ टाइप आपने क्या पढ़ा था, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, फिफ्थ कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सिक्स टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये सारे आपने पढ़े थे। तो आज उन फंक्शंस का हम देखेंगे कि उन्हें हम इन्वर्स में कैसे करते हैं या उनका इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स फाइंड करने हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि सर आपने तो बोला था कि फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बाइजेक्टिव होते ही नहीं है। अगर हम सबसे पहले जैसे साइन थीटा की बात करें तो आप कहोगे कि साइन थीटा तो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, साइन थीटा पीरियोडिक फंक्शन होता है। हम जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या होती जाती है, रिपीट होती जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। साइन थीटा जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, पीरियोडिक होता है, वो अपनी वैल्यू को रिपीट भी करता है। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि इसका इन्वर्स फाइंड कर दो, तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि कुछ लिमिटेशन कर देते हैं।
लिमिटेशन का मतलब ये है कि हम डोमेन, उनकी जो डोमेन होती है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एक पोर्शन ले लेते हैं, एक ऐसा पोर्शन लेते हैं जहां पर वो बाइजेक्टिव हो। यानी जैसे अगर हम साइन का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं इनवर्स ऑफ साइन थीटा। देखिए अब इनवर्स ऑफ साइन थीटा अगर हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम साइन थीटा का ग्राफ बनाएंगे। अब अगर हम साइन थीटा का ग्राफ बनाएंगे तो ये 0, ये हमने x मान लिया ओ एक्स डैश, ये y ओ y डैश, यहां पर हमने 1 मान लिया और यहां पे -1। अब साइन का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इसी तरीके से ग्राफ बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो 0 है, ये π/2 हो गया सर, ये पाई 3π/2 और 2π। इसी तरह से नेगेटिव साइड में चलेंगे तो माइनस का π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 और माइनस का 2π, ऐसे बन जाएगा ये आपका। अब आप कहेंगे कि सर ये तो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, यानी अगर हम x की वैल्यू को 1/2 लेके चलो तो यहां भी मिल रही है, यहां भी मिल रही है, यहां भी और यहां भी। अब एक ही वैल्यू जब 4 बार मिल रही है तो फंक्शन 1 ही नहीं रहा। अब 1 नहीं रहा तो आप कैसे उससे कह सकते हो कि इनवर्स फाइंड करो। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे बच्चों कि वो पोर्शन लेंगे जहां पर ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो। अब पोर्शन तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। अब आप कहोगे एक पोर्शन ये बन गया, एक पोर्शन यहां से यहां तक बन गया, एक पोर्शन यहां से यहां तक बन गया। अगर हम देखेंगे तो देखिए एक पोर्शन ये बन गया, एक पोर्शन ये बन गया, एक पोर्शन ये बन गया, ऐसे कई सारे पोर्शन बन सकते हैं। लेकिन यहां पे हम सबसे इजी वाला पोर्शन लेंगे, यानी वो पोर्शन लेंगे जो 0 के आसपास हो। तो 0 के आसपास जो पोर्शन आपको मिल रहा है वो ये मिल रहा है। देखिए अब मैं इसे कंप्लीट लाइन कर रहा हूं, डार्क लाइन, ये वाला पोर्शन। तो -π/2 से π/2 तक का ये पोर्शन मिल गया। आप देखेंगे ये मैंने ए नाम दे दिया, ओ है और ये बी है। अब ए ओ वाला आप ग्राफ देखिए, ए ओ बी में आपको हर एक वैल्यू एक ही बार मिल रही है, यानी इतने पोर्शन में जो ग्राफ है ये 1 भी है और ऑन 2 भी है, सारे के सारे आउटपुट मिल रहे हैं। आपको पता होता है कि साइन थीटा की रेंज कितनी होती है, रेंज इसकी जो होती है वो -1 से 1 तक होती है। ये आप सब लोगों ने पढ़ रखा है कि साइन थीटा की रेंज -1 से 1 तक होती है। अब आप देखिए कि सारी की सारी वैल्यूज मिल रही है हमें, -1 से 1 तक की जितनी वैल्यूज है वो सब हमें यहां पर मिल रही है। किसी भी वैल्यू का रिपीटेशन अलाउड नहीं हो रहा है, यहां पर हर एक वैल्यू एक ही बार मिल रही है और सारी की सारी वैल्यूज मिल रही है। यानी -π/2 से π/2 तक के लिए जब हम बात करेंगे कि x बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 तक, तो उस पोर्शन में ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो इतने पोर्शन के लिए हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब हमने क्या करा, यहां पे डोमेन रिस्ट्रिक्टेड कर दी, यहां की नहीं। अगर हम साइन थीटा का इनवर्स निकाल रहे हैं तो थीटा जो है वो बिलोंग करेगा कहां से, -π/2 से π/2 तक। अब -π/2 से π/2 तक थीटा बिलोंग करेगा, सो साइन थीटा इज बाइजेक्टिव। अब साइन थीटा इसमें पोर्शन में क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव हो गया तो हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज डिफाइंड, इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज डिफाइंड, यही लिख सकते हैं आप। अब इनवर्स ऑफ साइन थीटा अगर डिफाइंड हो गया तो इतने पोर्शन में आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब देखिएगा आपकी यहां पर जो हमें वैल्यू मिलती है, यानी जितने पोर्शन के लिए हम निकाल रहे हैं सिर्फ इतने के लिए तुम इनवर्स निकालेंगे। अब इतने के लिए इनवर्स निकालेंगे, बाकी साइकिल कंटिन्यू कर देंगे हम। तो देखिए हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये वाला मैं रफ कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए आप, अब आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है, यानी साइन इनवर्स थीटा का। अब आपने देखा कि जो साइन थीटा है, अगर हम उसके डोमेन की बात करें और रेंज की बात करें, तो साइन थीटा की जो डोमेन आपके पास आ रही थी वो आ रही थी कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक, और इसकी रेंज कहां से कहां तक आ रही थी, -1 से 1 तक आ रही थी। अब इतने पोर्शन के लिए फंक्शन कैसा था, बाइजेक्टिव था। यह आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इतने पोर्शन के लिए फंक्शन कैसा हो गया,
बाइजेक्टिव हो गया। अब बाइजेक्टिव हो गया यानी इतने पोर्शन के लिए इस फंक्शन का जो इनवर्स है वो पॉसिबल हो गया। अब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं इतने पोर्शन के लिए। अब अगर हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो हम उसे क्या लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे साइन इनवर्स थीटा, यही तो लिखेंगे साइन इनवर्स थीटा। अब साइन इनवर्स में अगर हम क्या करते थे, जैसे एफ फंक्शन हमारे पास ए से बी पर डिफाइंड था, तो जो एफ इनवर्स था वो क्या से कहां तक डिफाइंड था, बी से ए पर, यानी स्वैपिंग हो जाती थी डोमेन और कोडोमेन की। तो सेम यहां पर भी स्वैपिंग हो जाएगी। अब जो इसकी डोमेन है वो बन जाएगी -1 से 1 और रेंज बन जाएगी -π/2 से π/2। ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा कि जो साइन थीटा था वो तो -π/2 से -1 से 1 डिफाइंड था, और साइन इनवर्स थीटा जो है वो -1 से 1 डोमेन हो जाएगी और -π/2 से π/2 उसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अब जो ये रेंज निकल कर आ रही है ये एक प्रिंसिपल वैल्यू भी कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू। इस वाली रेंज को आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि एक वो वैल्यू यानी वो एंगल देना जिस एंगल पर फंक्शन बाइजेक्टिव है, यानी वो पोर्शन जो हमने लिया हुआ है यूनिवर्सल जिस पर हमारा फंक्शन जो है डिफाइंड है, और ऐसे डिफाइंड है कि वो बाइजेक्टिव है जिससे हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम साइन इनवर्स थीटा ले रहे हैं तो डोमेन कहां से कहां तक आ रही है आपकी, -1 से 1 तक, और रेंज कहां से कहां तक आ रही है, -π/2 तक। अब यानी साइन इनवर्स में कोई आपको वैल्यू देगा कि इसकी साइन इनवर्स थीटा है, आप थीटा निकाल के बताइए, तो आप थीटा की जो वैल्यू बताएंगे वो -π/2 से π/2 के बीच में बताएंगे। क्यों बताएंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि इतना पोर्शन हमने यूनिवर्सल ले लिया है जहां पर फंक्शन हमेशा कैसा था, बाइजेक्टिव था। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और डोमेन कहां से कहां तक जाएगी, -1 से 1 तक जाएगी। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब जब हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास जो डोमेन है वो कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक है। तो 0 ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया और ये हमने वाई एक्सिस ले लिया। तो एक्स पे 1 इधर ले लिया, -1 इधर ले लिया। अब 1 अगर इधर आ रहा है तो हम यहां पर π/2 मान के चलेंगे और यहां पे नीचे क्या मान लेंगे, -π/2 मान लेंगे, यही मानेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो अगर साइन इनवर्स में हम 1 पुट करेंगे तो 1 पे हमें क्या मिल जाएगा, π/2। तो 1 पे जो हमें पॉइंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, π/2 वाला पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक है, -1 पे कितना मिलेगा, -π/2, और 0 पे कितना मिलेगा, 0। यानी अब जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके का बन जाता है। डॉटेड लाइन से मैंने बनाया हुआ, आप देख पा रहे हैं। ये जो ग्राफ है वो है आपके पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का या साइन इनवर्स थीटा का, जो भी आप लेके चलें। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये हो गया कि 1 पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो π/2 मिलेगी, और -1 पे जो वैल्यू मिलेगी वो -π/2, और 0 पे 0। इतने पोर्शन के लिए इनवर्स पॉसिबल होगा। अब अगर आप इसे आगे बढ़ाना चाहेंगे तो आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से ये बढ़ जाता है। अब एक चीज आप नोटिस करिए कि जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमें मिला है और साइन एक्स का जो ग्राफ है वो एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं। क्या होती हैं, मिरर इमेज। अगर हम y इक्वल्स टू एक्स की कोई एक लाइन ड्रॉ कर लें, y इक्वल्स टू एक्स की क्या कर लें, लाइन ड्रॉ कर लें, तो जो साइन इनवर्स एक्स है और साइन इनवर्स -x वो साइन थीटा और साइन इनवर्स थीटा है वो एक दूसरे की क्या हो जाएगी, मिरर इमेज हो जाएगी। यानी ये ऐसे जाएगा और वो ऐसे जाएगा। तो y इक्वल्स टू एक्स के अलोंग ये एक दूसरे को क्या बनाते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। यानी y इक्वल्स टू एक्स एक तरह से मिरर का काम करता है साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई, डोमेन समझ में आ गई, रेंज समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आपने ये देख लिया कि जो साइन फंक्शन है उसकी जो डोमेन है वो आपके पास पहले तो रियल हुआ करती थी, लेकिन जब हम उसे बाइजेक्टिव प्रूफ कर रहे हैं तो हमने वो पोर्शन लिया जहां पर वैल्यू रिपीट ना हो, तो हमने -π/2 से π/2 तक कर दिया। इसके बाद आपने देखा कि अगर उतने पोर्शन में बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब उसका इनवर्स पॉसिबल हो गया। अब इनवर्स अगर पॉसिबल हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से वहां तक की वैल्यू के लिए क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं उसका। अब आपने पढ़ लिया कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी डोमेन जो है वो -1 से 1 तक है और रेंज जो है वो कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 तक है। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर हमें 1 या 2 इसके क्वेश्चन करने हो तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लेके चलते हैं। उसने कहा फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू
प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। पहला उसने दे दिया साइन इनवर्स √3/2। क्वेश्चन हमारे पास आया कि साइन इनवर्स √3/2 है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। अब प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब हुआ कि हमें जो वैल्यू निकालनी है एंगल की वो -π/2 से π/2 के बीच की निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन करा, सॉल्यूशन में हमने लिखा साइन इनवर्स √3/2 लेट कर लिया हमने, और इसको हमने मान लिया कि थीटा के इक्वल है। अब √3/2 कितना आ गया? साइन थीटा आ गया। अब हमें साइन √3/2 को साइन के टर्म्स में ऐसे चेंज करना है कि जो एंगल की वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में आए। तो हमें पता होता है √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, यानी साइन π/3 की वैल्यू होती है। तो हम यहां पे लिख देंगे साइन π/3 इक्वल्स टू साइन थीटा। ऑन कंपेयरिंग, अब हम कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? π/3। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, क्योंकि √3/2 तो साइन में कई जगह मिलेगा। अगर आप आगे बढ़ेंगे, टेबल को आगे बढ़ाएंगे, आपको पता है कि पीरियोडिक फंक्शन है, अगर हम इसमें 2π जोड़ते चले जाएंगे तो साइन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहां पर हमें वैल्यू बढ़ानी नहीं है, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो किस में चाहिए? वो हमें वैल्यू चाहिए प्रिंसिपल इंटरवल में। तो हमने प्रिंसिपल इंटरवल में वैल्यू निकाल ली, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? π/3 आ गई। अब मान लीजिए इसी तरीके से हमने एक और क्वेश्चन लिया, सेकेंड पार्ट इसका, उसमें कहा कि सब आप साइन इनवर्स माइनस का 1/2 फाइंड करिए। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने सॉल्यूशन करा, हमने लिखा लेट साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल्स टू, हमने मान लिया थीटा, तो -1/2 कितना आ गया? साइन थीटा। अब -π/2 से π/2 के बीच में ऐसा एंगल लेना है जिसके लिए -1/2 आए। अब साइन जो नेगेटिव है -π/2 से π/2 अगर हम लेके चलेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आएगा नहीं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसके लिए थीटा नेगेटिव वैल्यू देगा? तो वो होगा -π/6। हम यहां पे लिख देंगे साइन -π/6 इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -π/6। तो ये जो वैल्यू है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब दूसरे उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि हमें दिया जाएगा एक साइन फंक्शन और वो कहेगा कि इसकी डोमेन फाइंड करो, यानी एक्स की वो वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाए? डिफाइंड हो जाए। देखिए हम उसे कैसे करेंगे। हमने अब जो क्वेश्चन आना है वो ऐसा आना है कि हमें डोमेन फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन हमारे पास आया फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन आया हमारे पास फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x - 3। अब उसने कह दिया कि यहां पे जो f(x) है वो किसके इक्वल है? साइन इनवर्स 2x - 3 के इक्वल है। आप डोमेन फाइंड करो। ठीक है, हम डोमेन फाइंड कर देंगे। हमें पता है कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू है उसमें जो x है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अगर हम यहां पे देखेंगे सॉल्यूशन में तो हम ये लिखेंगे कि जो 2x - 3 की वैल्यू है वो -1 से कहां तक लाई करेगी? 1 तक लाई करेगी। अब एडिंग 3 कर देंगे तो ये जो वैल्यू है हमने ऐड 3 कर दिया, तो ये 2 हो गया, ये 2x हो गया और ये 4 हो गया। भाई 3 जुड़ गया। डिवाइड बाय 2 करेंगे या फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी कि इसकी डोमेन क्या आ गई? वो आ गई 1 से लेकर 2। x की वैल्यू जो हम पुट कर सकते हैं वो क्या पुट कर सकते हैं? हम पुट कर सकते हैं 1 से लेकर 2। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई कि जब x की वैल्यू 1 से 2 तक जाएगी तो ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। क्यों डिफाइंड हो जाएगा? क्योंकि जब x की वैल्यू 1 से 2 तक जाएगी तो 2x - 3 की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? -1 से 1 तक। देखिए आप डाल के पुट कर सकते हैं, जैसे 1 डालिए तो 2 × 1 1, 1 - 3 -1, वैलिड है। अब आप 2 डालिए, 2 × 2 4, 4 - 3 1, तो भी वैलिड है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए f(x) साइन इनवर्स 2। अब हम मान लीजिए पावर में आ गया कोई, तो आप कैसे करेंगे? अब उसने f(x) दे दिया आपको कि साइन इनवर्स x² है। अब बताओ कैसे करोगे? अब तो x² हो गया। अब x² देख के डरने की जरूरत नहीं है कि पावर आ गई x²। अब कैसे करेंगे हम? आपको सिंपल वही फंडा लगाना है। आपको पता है कि साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है? -1 से 1 तक। तो उठाकर आप वही पुट कर दीजिए। लिखिए आप x² > -1 < 1। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसे पढ़ गए चक्कर में। अब आपको ये पता है कि जो x² है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस साइड को तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। वो तो ये कह रहा है कि -1 से बड़ा होना चाहिए। -1 से बड़ा तो वो हमेशा होगा ही होगा, क्योंकि x² की जो वैल्यू आती है वो कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। 0 से बड़ा तो वो हमेशा होता ही होता है।
आपको बस ये वाली साइड देखनी है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, 1 से। अब ये सब आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी होती है, यानी इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू हमें कहां से कहां तक लेनी है, -1 से 1 तक लेनी है। तो अब इसकी जो डोमेन निकल कर आई वो क्या निकल कर आई, -1 से 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसने कहा एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स, उसने कहा कि सब 100x स्क्वायर कर लो। कितना कर लो, 100x स्क्वायर। बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा, फिर आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो 100x स्क्वायर है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -1 से 1 तक आएगी। अब -1 से 1 तक वैल्यू तो आ गई, और फिर वही चक्कर आ गया कि साहब ये तो -1 आ गया। अब फिर वही कॉन्सेप्ट पे चले जाइए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो 100x स्क्वायर की वैल्यू भी तो 0 से बड़ी होगी। जब 0 से बड़ी होगी तो साइड का पोर्शन का कोई मतलब नहीं बनता, ये तो पॉजिटिव है ही। अब आपको करना क्या है, 100x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किससे छोटी होनी चाहिए, 1 से। यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, 1/100 से। तो x की वैल्यू जो है वो -1/10 से प्लस के 1/10 के बीच में आएगी। तो ये आपकी डोमेन हो गई। तो आप लिख देंगे x बिलोंग्स टू -1/10 से लेकर 1/10। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये वो क्वेश्चंस हो गए जिसमें आपको डोमेन फाइंड करनी पड़ेगी। तो दो टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली इसमें मिलेंगे, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने वाले मिलेंगे और दूसरे डोमेन वाले। तो दोनों मैंने आपको बता दिए। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे देखा भी होगा कि इसमें आपको कुछ लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका साइन इनवर्स के क्वेश्चन हो गए। अब मैं एक या दो क्वेश्चन आपको और बता रहा हूं, ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आते थे। अब इसके जो जनरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग में ही पूछे जाते हैं। तो मैं एक या दो क्वेश्चन आपको लॉन्ग के करा रहा हूं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लॉन्ग का मतलब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि लेंथी होंगे या टफ होंगे ना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप इजीली मार्क्स यहां से गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके कुछ लॉन्ग वाले क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जनरली। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि x, y, z बिलोंग्स टू -1 से 1। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है, -1 से 1 तक कर रही है। हमें गिवन है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल्स टू -3y/2। अब उसने कहा कि फाइंड करो आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो x y z की वैल्यू है -1 से 1 तक है, -1 से 1 तक है। इसका मतलब जो हम बात कर रहे हैं वो प्रिंसिपल इंटरवल की बात कर रहे हैं। अब उसने कहा कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z किसके बराबर है, -3/2 के बराबर है। अब वो कह रहा है फाइंड करके बताइए आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की वैल्यू। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा कठिन सा क्वेश्चन लग रहा है। अब क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आपको सोचने का तरीका थोड़ा सा अपना बदलना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि यहां पे दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल्स टू -3/2। अब आप ये देखिए कि जो साइन इनवर्स x है उसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक बदलती है, -π/2 से π/2 तक। क्या कभी वो -π/2 से छोटी जा सकती है, नहीं जा सकती है। π/2 से बड़ी जा सकती है, नहीं जा सकती है। अब यहां पे 3 नंबर हम जोड़ रहे हैं, उसकी वैल्यू आ रही है -3/2। अब एक ऐसा नंबर जो सबसे कम -π/2 में जाएगा तो ये भी -π/2 में सबसे कम जाएगा और ये भी -π/2 में कम जाएगा, तो -3π/2 है। अब ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ये तीनों वैल्यू अपनी मिनिमम वैल्यू दे दें। ऐसे मानिए कि हमारे पास सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब हम कहेंगे 3 ऐसे पॉजिटिव नंबर बताइए जिनका सम 0 आ जाए। 3 ऐसे पॉजिटिव नंबर जिनका सम 0 आ जाए। आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, पॉजिटिव नंबर है और तीनों को जोड़ने तो 0 आ जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो आपको तीनों नंबर क्या लेने पड़ेंगे, 0 ही लेने पड़ेंगे। पहला नंबर भी 0, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0। होगा क्या, नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जैसे ही आपने 0 के अलावा कोई नंबर लिया उसमें पॉजिटिव जोड़ोगे तो बढ़ेगा, कम तो होगा ही नहीं। इसी तरीके से ये है कि यहां पर आपको 3 नंबर जोड़ने हैं जो -π/2 से π/2 तक बदल रहे हैं और उनका सब -3π/2 आना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब ये भी -π/2 दे दे, ये भी -π/2 दे दे और ये भी -π/2 दे, तभी तो आएगा। तो हम क्या करेंगे यहां पर, अब इसे बाइफर्फिकेट कर लेंगे। हम लिखेंगे
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू -π/2 प्लस -π/2 प्लस -π/2, यानी इन तीनों की वैल्यू -π/2 के बराबर हो जाएगी। अब साइन इनवर्स एक्स जो है वो -π/2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, साइन माइनस का π/2। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो -1 आ गया। यहां पर हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली y भी -1 हो जाएगा और z भी -1 हो जाएगा। अब आपके पास वैल्यू आ गई कि x इक्वल्स टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल्स टू -1। आप देखिए लेंदी नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल था, आपको सोचना था। आप सोच तब पाएंगे जब आपको प्रिंसिपल वैल्यू पता होगी, आपको ये अच्छे से पता होगा कि हम कहां से कहां तक की फंक्शन की बात कर रहे हैं और कैसे हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। अब एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई, आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था x² प्लस y² प्लस z²। अब बहुत आसान हो गया, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का, ये तो आप ओरली बता देंगे, 1 1 1 3 आ गया, सब आंसर हो गया क्वेश्चन। आगे आपको समझ में कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स को लेकर। तो ये साइन इनवर्स का आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम कॉज इनवर्स का देखते हैं कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स का ऐसे आ रहा है तो अगर हम कॉज इनवर्स के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें वो पोर्शन लेना है जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होगा तभी तो उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। तो जैसे हमने साइन में एक पोर्शन लिया कि इतने से इतने पोर्शन तक ये बाइजेक्टिव था, सेम कॉस में लेंगे। अब हम यहां पे लिखेंगे इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। अब जब कॉस थीटा के लिए इनवर्स निकालेंगे तो सबसे पहले हम कॉस का ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए जब हम कॉस का ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। जब हम कॉस का ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ये 0 π/2 पाई 3 π/2 और यहां पर ये आ जाएगा आपका 2 पाई। ये 0 पे आ गया 1, यहां पर सेम माइनस का π/2 माइनस पाई माइनस का 3 π/2 और ये आगे बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 पाई। ये आपको कॉस का ग्राफ मिल गया। अब आपके पास 0 के आसपास वो पोर्शन लेना है जिसमें ये फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप इतना पोर्शन ले सकते हैं, ये वाला पोर्शन 0 से लेके पाई वाला पोर्शन। यहां पे 0 पे हमें 1 मिल रहा है और यहां पर हमें पाई पुट करने पे -1 मिल रहा है। इतने वाले पोर्शन में हमें -1 से 1 तक की सारी वैल्यूज मिल रही हैं। अब -1 से सारी वैल्यूज मिल रही हैं तो सारी वैल्यूज कवर हो रही हैं, यानी ग्राफ ऑन टू हो गया। कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, इसका मतलब ग्राफ 1 1 है। तो 0 से पाई तक कॉस थीटा का ग्राफ जो है वो बाइजेक्टिव है। तो अगर हम यहां पे कॉस थीटा को बाइजेक्टिव बनाना है तो हमने अब क्या करा, डोमेन ले ली 0 से लेके पाई और रेंज क्या आ गई इसकी -1 से 1 तक। अब इसका इनवर्स फाइंड करिए। अब उसने कहा कि सब इनवर्स फाइंड करके बताइए। अब इनवर्स है तो हम कॉस इनवर्स थीटा लिखेंगे तो डोमेन और रेंज स्वैप हो जाएंगी, तो -1 से 1 हो जाएंगी और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, 0 से लेकर पाई हो जाएगी। इतनी बात आप सबको समझ में आई। अब कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाइए। जैसे ये तो y इक्वल्स टू कॉस थीटा का ग्राफ हो गया। अब हमें बताना है कि y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स थीटा का ग्राफ क्या बनेगा। तो देखिए आप कॉस इनवर्स थीटा का ग्राफ क्या बनेगा। इतना ग्राफ में ये रफ कर दे रहा हूं। अब देखिए ये तो वही x o x डैश मान लिया आपने, ये y o y डैश मान लिया। अब 0 पुट करिए आप। अब अगर आप कॉस इनवर्स में 0 पुट करेंगे तो 0 कब मिलेगा आपको, आप इक्वल्स टू में थीटा मान लेंगे। तो कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो देखिए आप 1 निकालिए आप, क्योंकि यहां पर आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो -1 से 1 तक करनी है। तो कॉस इनवर्स में आपने 1 पुट कर दिया, तो कॉस इनवर्स 1 आपने मान लिया कि थीटा पे मिल रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस थीटा। तो 1 कितना हो गया, अब 1 को आप लिख देंगे कॉस 0 और कॉस 0 को अगर आप थीटा के इक्वल रखेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी जब आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कॉस इनवर्स में जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, आपके पास 1 मिल जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब 0 पे 1 मिलेगी तो ये वाला पहला पॉइंट हो गया 0,1। अब आगे बढ़े आपको जो डोमेन लेनी है वो -1 से 1 तक लेनी है, तो 1 आप पुट कर सकते हैं और -1 पुट कर सकते हैं। अब 1 अगर हम रख रहे हैं तो 1 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा,
अब यहां पर हमने देख लिया था कि यहां पर 1 जो था वो cos 0 की वैल्यू थी, थीटा में 0 मिल गया था। अब यानी जो पॉइंट मिला था यहां पर वो 1,0 मिला था। क्या मिला था? 1,0, तो ये वाला पॉइंट मिला था। अब इसी तरीके से -1 पुट करेंगे तो cos इनवर्स -1 के लिए क्या मिलेगा? हमने मान लिया थीटा, तो -1 इक्वल्स टू cos थीटा। -1 कब मिलता था? ये हमें मिलता था पाई पर, तो cos पाई इक्वल्स टू cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? पाई हो गई। यानी जब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी? पाई मिलेगी। तो यहां पर ये पोर्शन बन जाएगा -1, पाई। अब 0 कब मिलेगा? हमें ये देखना था कि y 0 कब मिलेगा। अब अगर हम 0 पुट करते हैं वहां पर x की वैल्यू तो क्या आ जाएगा? देखिए, अब 0 पुट कर देंगे तो यहां पर हमने लिखा cos इनवर्स 0 इक्वल्स टू थीटा, यही तो लिखा हमने। तो 0 बराबर हो गया cos थीटा। अब 0 कब मिलता है? cos π/2 पर, तो ये cos थीटा के बराबर आ गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पर π/2 आ गई। ये बात आपको समझ में आ गई? यानी अब इसका जो आपको ग्राफ मिलेगा वो ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये जो ग्राफ हो गया वो cos इनवर्स थीटा का हो गया कि 1 पर हमें 0 मिल जाएगा और -1 पे हमें क्या मिल जाएगा? पाई मिल जाएगा। बाइजेक्टिव फंक्शन था, इतने में इनवर्स पॉसिबल होगा, तो ये आपको cos इनवर्स थीटा का ग्राफ मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि ये cos इनवर्स थीटा का आपको ग्राफ यहां से मिल गया। ये वाला ग्राफ जो है वो डिनोट कर रहा है आपको cos इनवर्स थीटा को। ये वाला पॉइंट जो है वो है 1,0 और ये वाला पॉइंट है -1, पाई। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। मैंने आपको 3 वैल्यू पुट करके दिखाई। सबसे पहले मैंने 1 के लिए देखा, अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 1,0 मिल रहा है। फिर हमने -1 पुट करा, -1 के लिए हमें पाई मिल गया। फिर हमने 3.0 पुट करा, 0 के लिए हमें क्या मिल गया? π/2 मिल गया। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। ये हमारे पास बन गया cos इनवर्स का ग्राफ। अब आपने साइन इनवर्स का ग्राफ बना लिया, cos इनवर्स का ग्राफ बना लिया। एक और ग्राफ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है tan इनवर्स, तो वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। इसके बाद जो कोसेक और सेक के ग्राफ हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उन्हें हम सॉल्व भी जो है वो रेसिप्रोकल करके कर सकते हैं, कोसेक और सेक में लेकर के। तो उनकी मैं आपको डोमेन नेम लिखवा दूंगा। तो अब हम बात करेंगे tan फंक्शन की। अगर हम tan थीटा की वैल्यू देखेंगे कि इसका इनवर्स कहां से कहां तक पॉसिबल होगा, तो सबसे पहले हमें tan थीटा का ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब tan थीटा का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ये वैल्यू होती है π/2 की, इधर ये होता है आपका माइनस का π/2, फिर एक साइकिल बन जाती है और इसी तरीके से आगे चलता चला जाता है। तो हम देखेंगे कि हमें तो वो वाला पोर्शन लेना था जहां पर फंक्शन कैसा हो? बाइजेक्टिव हो। अब फंक्शन बाइजेक्टिव कहां से कहां तक होगा? तो -π/2 से लेकर कहां तक बाइजेक्टिव हो जाएगा? π/2 तक। अगर हम ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 ले लें तो हमें हर एक वैल्यू कितनी बार मिल रही है? एक ही बार तो मिल रही है। तो अगर हम tan थीटा लेके चलें -π/2 से π/2, क्योंकि π/2 और -π/2 तो पुट नहीं कर सकते, उस पर डिफाइन नहीं होता, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाती है? इसकी रियल मिल जाती है। अब अगर हम यहां से इनवर्स निकालेंगे तो tan इनवर्स थीटा, तो ये हो जाएगा r से लेके -π/2 से π/2, स्वैपिंग हो जाएगी। तो यहां पर डोमेन और कोडोमेन की हमारे पास क्या हो गई? स्वैपिंग हो गई। तो tan इनवर्स थीटा के लिए क्या हो जाएगा? r से लेके -π/2 से लेके π/2। अब इसका ग्राफ बनाना है हमें। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे आप? तो ग्राफ के लिए आपको सबसे पहले वही x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट करनी पड़ेगी। अब आपने x o x डैश प्लॉट कर लिया, y o y डैश प्लॉट कर लिया। अब आप ये देखिए कि वैल्यू में हमारे पास जो डोमेन है वो तो r है, लेकिन रेंज जो है वो -π/2 से π/2 है। तो ये -π/2 π/2, तो 0 पुट करने पे 0 मिलेगा आपको। अब आप tan इनवर्स में π/4 पुट कर देंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो ये जो ग्राफ इसका आएगा वो इस तरीके से आएगा, यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वो π/2 की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे x की वैल्यू घटती जाएगी नेगेटिव में तो वो किसकी तरफ चलता चला जाएगा? -π/2 की π/2 की तरफ चलता चला जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ आपको मिलेगा वो किसका मिलेगा? y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का ग्राफ मिलेगा। आपको सारे ग्राफ क्लियर हो गए होंगे। तो साइन इनवर्स x का, cos इनवर्स x का, tan इनवर्स x का। बेसिकली आपको यहां से ये चीज समझनी थी कि tan इनवर्स x या sin इनवर्स x या cos इनवर्स x ये सब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि पीरियोडिक फंक्शन है उसका इनवर्स आपने कैसे फाइंड कर दिया, तो आपको ये बताना है कि हमने सिर्फ उतने पोर्शन के लिए इनवर्स निकाला है जितने पोर्शन के लिए फंक्शन कैसा है? बाइजेक्टिव है, यानी 1 1 है और ऑन 2 है। अब वो कहेगा कि आपने वो पोर्शन सेलेक्ट कैसे करा?
तो वो पोर्शन यूनिवर्सली सेलेक्टेड है और ऐसे सेलेक्टेड है कि वो जीरो के आसपास हो। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब मैं पूरी एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल में मैं आपको हर एक फंक्शन का डोमेन और रेंज बता रहा हूं और प्रिंसिपल वैल्यू बता रहा हूं कि जहां से जहां तक वो डिफाइंड है। तो वो आपको लर्न करनी है, जिससे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बार बार आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। आप उस टेबल से देख सकते हैं कि इसकी डोमेन और रेंज क्या है, उसके बाद आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने फंक्शन लिखने हैं, ये डोमेन का पोर्शन आ गया और ये रेंज का पोर्शन आ गया। पहला फंक्शन हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉस इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स, इसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उनके इनवर्स हो गए। साइन इनवर्स डोमेन आपने देखा कि कहां से कहां तक की डिफाइन होती है, -1 से 1 तक की। रेंज क्या पढ़ी आपने, -π/2 से π/2। सेम कॉस के लिए आपने क्या पढ़ा कि -1 से 1। रेंज क्या पढ़ी आपने, 0 से लेकर पाई। 10 में आपने क्या पढ़ा कि 10 की डोमेन क्या हो गई, आर हो गई, और रेंज क्या हो गई आपकी -π/2 से लेकर π/2। अब बात आती है कोसेक की। तो कोसेक की जो डोमेन होती है वो आपकी होती है -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। अब कोसेक की रेंज क्या आएगी, तो कोसेक की रेंज आएगी आपकी -π/2 से π/2 माइनस एक एलिमेंट हो जाता है 0। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आया। सेक इनवर्स एक्स, तो -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। अब ये -π/2 से π/2 -0 था, तो सेक में क्या हो जाएगा आपका 0 से लेकर पाई माइनस का π/2। कॉट के लिए बात करेंगे तो डोमेन आपके लिए आर हो जाएगी और रेंज क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 0 से लेकर पाई। अब आप कहेंगे कि ये सारे जो रेंज हैं, रेंज बोल सकते हैं आप इन्हें, या फिर आप इन्हें बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, एक ही बात है। अब आप कहेंगे कि कैसे निकाला आपने, 3 तो हमें समझ में आ गए, बाकी क्या हमें समझ में ही नहीं आ रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए आप, मैं आपको समझाता हूं कि जैसे साइन, कॉस और टेन तो हमने ब्रीफ में पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब कोसेक की बात करते हैं। तो कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी जहां जहां पर साइन की वैल्यू डिफाइंड है वहां पर कोसेक नहीं होता है। तो हमने क्या करा, रियल में से -1 से 1 हटा दिया, इतना पोर्शन हटाया तो ये आ गया। अब आपने कहा कि 0 क्यों हटाया, -π/2 से π/2 तो हमें समझ में आ गया, 0 क्यों हटा। 0 इसलिए हटा कि जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, 1/sin थीटा। यानी अब वो वैल्यू आप इसमें नहीं ले सकते जिसके लिए साइन थीटा नॉट डिफाइंड हो। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब ये 0 के लिए डिफाइंड होगा ही नहीं, डिफाइंड नहीं होगा तो उस रेंज में कैसे मिल जाएगा। सिमिलरली कोसेक जो है वो, सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो हमें यहां से क्या हटाना पड़ेगा, π/2 हटाना पड़ेगा, क्योंकि इन पर तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएंगे ना भाई। साइन जैसे हम 10 लिया था, तो 10 ने हमने -π/2 पे ओपन इंटरवल क्यों बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि 10 -π/2 और π/2 पे डिफाइंड ही नहीं था। ये तो आप सबको पता होगा ना कि 10 -π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है। सिमिलरली जो कोसेक होता है वो 0 पे डिफाइंड नहीं होता है, जो सेक होता है वो π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है। तो हमने ये सारी वैल्यूज इसलिए हटा दी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जो रेंज जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं इनको आपको लर्न करना है। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, हम लर्न कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इनको याद करने की, जो बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे साथ 2 मिनट जुड़ जाएंगे तो आपको ये तरीका पता लग जाएगा कि हम कैसे इनको याद कर सकते हैं। आप कहेंगे ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कहीं क्लोज इंटरवल लग रहा है, कहीं ओपन लग रहा है, हम कैसे नहीं याद करें, कभी कुछ वैल्यू आ रही है, कभी कुछ हटाना है। देखिए अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भाईचारा चलता है। भाईचारा कैसे चलता है कि 3 भाई एक तरफ चलते हैं और 3 भाई एक तरफ चलते हैं, यानी 3-3 के पेयर बना लिए इन्होंने, 3 एक तरफ और बाकी के 3 एक तरफ। ये तीनों एक जैसा काम करेंगे और ये तीनों एक जैसा काम करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे 3 हमने लिए तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये तीनों एक तरीके का काम करेंगे। कैसे काम करेंगे आप देखिए, हमने एक क्वाड्रेंट बनाया, हमें पता है ये 0 डिग्री होता है,
ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है और ये माइनस का 90 होता है, क्योंकि हमें तो यहां पे इससे बड़ी वैल्यू मिली नहीं रही, पाई से बड़ी, तो हमने बनाया नहीं, इसे हमने माइनस का 180 ले लिया। अब ये तीनों जो भाई हैं जो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, सॉरी, ये जो जाते हैं वो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं, इनमें, इन दोनों क्वाड्रेंट में जाते हैं। कैसे? साइन इनवर्स एक्स आपको याद रखना है, -π/2 से π/2 पूरा लेगा, क्लोज इंटरवल आ गया। टेन की बात करोगे तो -π/2 π/2 पे डिफाइन नहीं होता, इसलिए ओपन इंटरवल आ गया। कोसेक की बात करोगे तो कोसेक इस पूरे में डिफाइंड होता है, बस 0 पे डिफाइन नहीं होता, इसलिए हमने 0 हटा दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो ये तीनों भाई किस किस क्वाड्रेंट की बात करेंगे? फर्स्ट की और फोर्थ की। अब बाकी के तीनों भाई आ गए। बाकी के तीनों भाई में कॉज आ गया आपका, सेक आ गया और कॉट आ गया। ये आपसे बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की, इसकी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की। अब कॉस जो जाएगा वो 0 से लेके पाई चला गया, देखिए आप 0 से लेके कहां पे गया? पाई पर, दोनों पे क्लोज इंटरवल। सेक आ गया, सेक ने क्या करा कि वो π/2 पे डिफाइन नहीं है, उन्होंने π/2 हटा दिया। 0 से पाई तो गया, क्या हटा दिया? π/2 हटा दिया। कॉट जो है वो 0 और पाई पर डिफाइन नहीं होता है, तो उन्होंने वो हटा दिया, ओपन इंटरवल कर लिया। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? तो ये एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं कि तीन भाई एक जैसा काम करते हो, तीन भाई एक जैसा। जो तीन भाई है सबसे पहले वो है साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। वो फर्स्ट और फोर्थ में बात करेंगे। तो साइन -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, टेन -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, और कोसेक में -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल और -0। बाकी के तीन भाई कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स वो एक तरीके से काम करेंगे। कॉस जो है वो 0 से पाई ओपन इंटरवल, वो सॉरी क्लोज इंटरवल। सेक आएगा 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल, -π/2 हट जाएगा, और कॉट में 0 से लेके पाई ओपन इंटरवल। ये बात आप सबको समझ में आ गई? तो आज हमने ये डिस्कस करा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, कहां से कहां तक के लिए इनवर्स पॉसिबल होता है। सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमने ग्राफ देखे, हमने उनकी डोमेन देखी और हमने उनकी क्या देखी? रेंज देखी, प्रिंसिपल वैल्यूज देख ली, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं डोमेन को लेकर हमने ये देखा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। ये जो टेबल है वो आपको बहुत याद रखनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको प्रिंसिपल वैल्यू से। अगर आपको ये टेबल लर्न है तो ही आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इसमें है वो है ये टेबल। अगर ये टेबल आपको लर्न है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो अब आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक आप लोग इस टेबल को लर्न कर लीजिएगा। लर्न करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स।